हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। गाइस, हम लोग आज से पॉलिटी क्वेश्चन रिवीजन सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं। तो जैसा कि कल हम लोग ने आपको इन्फॉर्म किया था कि आज से मंडे से हम लोग इस सीरीज़ की शुरुआत करेंगे। तो आज से हम लोग PQRS के पार्ट 1 की शुरुआत कर रहे हैं। तो जो विद्यार्थी पहली बार इस चैनल पर जुड़ रहे हैं तो उन्हें बता दें कि हम लोग इस चैनल पर आपका GS2 का जितना भी सारा सिलेबस होगा, इंडियन पॉलिटी प्लस IR का पूरा सिलेबस हम लोग कंप्लीट करेंगे। इसके साथ ही जिनका भी ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस है तो उनका भी पूरा सिलेबस हम लोग इस चैनल पे कंप्लीट करेंगे। आप लोग इस चैनल से जुड़ सकते हैं। तो आज हम लोग शुरुआत करेंगे इंडियन पॉलिटी क्वेश्चन रिवीजन सीरीज के पार्ट 1 की। तो इस सीरीज में क्या होगा कि हम लोग आज जैसे हम लोग 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो इसी तरह से हम लोग पूरे जो सीरीज होगी उसमें हम लोग 200 क्वेश्चन वी विल बी डिस्कसिंग ऑफ पॉलिटी। तो पर डे हम लोग 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 200 क्वेश्चन होंगे। तो इस हिसाब से जो सीरीज होगी वो हम लोग की 20 डेज की सीरीज होगी। तो आज हम लोग PQRS का फर्स्ट पार्ट की शुरुआत कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन, एक मिनट गाइस। तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन का लेवल जो होगा वो हम लोग का UPSC के लेवल का होगा। कोई भी क्वेश्चन फैक्चुअल क्वेश्चन हम लोग उन क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे। जितने भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होंगे उन्हीं क्वेश्चन को हम लोग इस सीरीज में सॉल्व करेंगे। तो ये आपके IAS के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और जो PCS का एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन है, यदि किसी राज्य को भारतीय संघ में शामिल किया जाता है तो संविधान की किस अनुसूची में परिवर्तन या संशोधन करना पड़ेगा। यदि किसी राज्य को भारतीय संघ में शामिल किया जाता है तो संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करना पड़ेगा। तो संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करना पड़ेगा। तो ऑप्शन क्या होगा। पहला ऑप्शन प्रथम अनुसूची, सेकंड ऑप्शन द्वितीय अनुसूची, एक मिनट, चतुर्थ अनुसूची, और तीसरा ऑप्शन क्या हो गया, दोनों, चौथा क्या हो गया, कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा कि जब किसी बाहरी भूभाग को भारतीय संघ में शामिल किया जाता है तो इधर ये किसी बाहरी राज्य को, इसे आप लोग बाहरी राज्य कर लिए, किसी बाहरी राज्य को भारतीय संघ में शामिल किया जाता है तो संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या होगा कि जब किसी बाहरी राज्य को भारतीय भूभाग में शामिल किया जाएगा तो प्रथम अनुसूची में संशोधन करना पड़ेगा। इसके साथ ही चतुर्थ अनुसूची में संशोधन करना पड़ेगा। क्यों? प्रथम अनुसूची में क्या होता है, जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों के नाम का उल्लेख कहाँ मिलता है, प्रथम अनुसूची में, फर्स्ट शेड्यूल में, प्रथम अनुसूची में इसमें सभी राज्यों के नाम का उल्लेख मिलता है। और चतुर्थ अनुसूची क्या होती है, चतुर्थ अनुसूची में इसमें क्या होता है कि राज्यसभा के लिए सीटों के आवंटन का उल्लेख मिलता है। जितने भी जो राज्य होते हैं उनके लिए जो राज्यसभा की सीटों की जानकारी कहाँ पे मिलती है, चतुर्थ अनुसूची में मिलती है। तो इसमें उत्तर प्रदेश, बिहार और जितने भी सभी के लिए जितने भी राज्यसभा की सीटें होती है उसका उल्लेख कहाँ मिलता है, चौथी अनुसूची में मिलता है। तो यदि किसी बाहरी भूभाग को भारतीय संघ में शामिल किया जाता है तो कहाँ पे संशोधन करना पड़ेगा, प्रथम अनुसूची में संशोधन करना पड़ेगा, पहली अनुसूची में। इसके साथ ही उसको राज्यसभा के लिए सीटें आवंटित करनी पड़ेंगी तो उसके लिए चौथी अनुसूची में संशोधन करना पड़ेगा। ये कौन सी अनुसूची होगी, चौथी अनुसूची। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि पहली अनुसूची में संशोधन करना पड़ेगा, क्योंकि जो राज्य शामिल होगा उसके राज्य के नाम को
प्रथम अनुसूची में शामिल करना होगा। और जो उसके लिए राज्यसभा की सीटें होंगी उसको भी चौथी अनुसूची में उसमें संशोधन करना पड़ेगा। तो जो राज्यसभा जैसे कोई बाहरी राज्य को शामिल किया जाता है तो उसके लिए राज्यसभा की सीटों की जो जानकारी होगी उसका उल्लेख कहाँ पे करना पड़ेगा, चौथी अनुसूची में उसको शामिल करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा, प्रथम अनुसूची में संशोधन करना पड़ेगा प्लस इसके साथ ही चतुर्थ अनुसूची में संशोधन करना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, प्रथम अनुसूची, चतुर्थ अनुसूची, ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन थर्ड विल बी करेक्ट। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। तो इसका पहला क्वेश्चन हम लोग ने देख लिया, आप लोग को समझ में आ गया होगा कि जब भी कोई बाहरी राज्य भारतीय भूभाग में शामिल किया जाएगा तो उसके नाम को प्रथम अनुसूची में शामिल करना पड़ेगा और उसके लिए जो उसके लिए राज्यसभा की सीटें की आवंटित की गई है तो उसको भी चौथी अनुसूची में शामिल करना पड़ेगा। तो इस तरह से जो क्वेश्चन हो गया इसका आंसर होगा ऑप्शन थर्ड विल बी करेक्ट। तो पहला भी सही है, सेकंड भी सही है, तो ऑप्शन थर्ड विल बी करेक्ट। इसी तरह के क्वेश्चन आपसे यूपीएससी के एग्जाम में पूछे जाते हैं, बिल्कुल भी फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। ऐसा क्वेश्चन एक बार आ भी चुका है यूपीएससी में। तो पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अनुसूची 1 में ये सभी क्वेश्चन यूपीएससी लेवल के हैं। ऐसे क्वेश्चन जो भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं वो सभी यूपीएससी में पूछे जाते हैं। अनुसूची 1 में भारत के राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है। केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है। तो ये पहला हो गया। आपको ये कीवर्ड्स आपको याद रखने, ये अनुसूची 1 की बात कर रहा है, इसमें भारत के राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है। तो ये पहला स्टेटमेंट हो गया, पहला स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का समूह है। तो आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, इंडिया अर्थात भारत, पहला ये आपको लाइन अंडरलाइन करनी, राज्यों का समूह है। तो समूह आपको याद रखना है, यहाँ पे समूह की बात हो रही है, संघ की बात नहीं हो रही। तो इंडिया अर्थात भारत, जो पहला आर्टिकल फर्स्ट है उसमें ये लिखा गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है, समूह नहीं है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, समूह नहीं है, समूह की जगह संघ होगा। तो इस तरह से आपके यूपीएससी में आपके इस तरह से घुमा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सिर्फ शब्दों का हेरफेर होता है, वहीं पे लड़के क्वेश्चन अपने गलत करते हैं। तो आप लोग का ये पहला संघ होगा, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। सेकंड क्या है, अनुसूची फर्स्ट में भारत के राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है। अभी हम लोग ने पहली अनुसूची में देखा था कि क्या डिस्कस किया गया था कि पहली अनुसूची में सभी राज्यों का नाम उल्लेख है प्लस केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है। तो पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा, सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा, केवल फर्स्ट, केवल सेकंड, थर्ड, दोनों, फोर्थ, कोई नहीं। तो ऑप्शन फर्स्ट विल बी करेक्ट, ऑप्शन सेकंड विल बी रॉन्ग, थर्ड विल बी रॉन्ग, फोर्थ विल बी रॉन्ग, ऑप्शन फर्स्ट विल बी करेक्ट। तो सेकंड क्वेश्चन हो गया। आप लोग को बस ये कीवर्ड्स आपको उन शब्दों को समझना है जहां पे आपको कंफ्यूजन हो रहा है। तो ये अनुसूची फर्स्ट में बात हो रही है, यहाँ पे सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है, ये पहला सही है। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का समूह है, राज्यों का समूह नहीं है, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का यूनियन है या संघ है। तो ये आर्टिकल फर्स्ट में ये लिखा गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है, इस तरह से आपके घुमा के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं।
नौवीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा संविधान में शामिल किया गया। संविधान में ये कौन सी सूची की बात हो रही? ये 9th शेड्यूल की बात हो रही। 9th शेड्यूल की बात हो रही। नवीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा संविधान में शामिल किया गया था। तो ये पहला स्टेटमेंट हो गया। सेकंड स्टेटमेंट क्या है कि सेकंड स्टेटमेंट ये है कि नौवीं अनुसूची में जो भी विधेयक रखे जाएंगे उनका न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं किया जा सकता है। नौवीं अनुसूची में रखे गए विधेयकों का विधेयक की जगह अधिनियम होंगे। अधिनियम का न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं किया जा सकता है। तो इसका आंसर आप लोग सोचिए, इसका कौन सा स्टेटमेंट, इन दोनों स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट सही होंगे? आप लोग 10 सेकंड इसे गैस करिए, फिर हम लोग इस आंसर पर डिस्कस करते हैं। ऑप्शन केवल फर्स्ट करेक्ट, केवल फर्स्ट, सेकंड केवल सेकंड, थर्ड ऑप्शन दोनों, चौथा कोई नहीं। तो इसका आंसर आप लोग 10 सेकंड थोड़ा गैस करिए, फिर हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो नौवीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा हमारे संविधान में शामिल किया गया था। तो पहला स्टेटमेंट सही है। 9th शेड्यूल को आप लोग ये भी याद रखिए कि 9th शेड्यूल को प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा हमारे संविधान में शामिल किया गया था। तो ये आपके संविधान संशोधन भी इंपॉर्टेंट है। इसके द्वारा 9th शेड्यूल को शामिल किया गया था हमारे संविधान में, और जो 9th शेड्यूल में जो भी विधेयक रखे जाते हैं उनका न्यायपालिका के द्वारा पुनर्विलोकन किया जा सकता है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। पहला सही है, सेकंड सही है, पहला सही है, सेकंड गलत है। तो पहला सही है, सेकंड गलत है। तो ऑप्शन फर्स्ट विल बी करेक्ट। जो भी 9th शेड्यूल में जितने भी कोई भी अधिनियम रखा जाएगा, तो AI कोहिलो केस में ये बोला गया है कि 1973 के बाद 24 अप्रैल 1973 के बाद जो भी विधेयक 9th शेड्यूल में रखे जाएंगे तो उनका न्यायिक पुनर्विलोकन किया जा सकता है। ये किस केस में बोला गया? AI कोहिलो केस में, IR कोहिलो केस में, IR कोहिलो केस में। तो ये केस आपके मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। IR कोहिलो केस में ये बोला गया कि 1973 के बाद जो भी विधेयक 9th शेड्यूल में रखे जाएंगे उनका न्यायिक पुनर्विलोकन किया जा सकता है। न्यायिक पुनर्विलोकन किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपके लिए। ये 9th शेड्यूल वाला क्वेश्चन PCS में भी पूछा गया है और IAS में भी पूछा गया है। तो आपके लिए ये क्वेश्चन 9th शेड्यूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, 1951 में जोड़ा गया, और तब प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो ये क्वेश्चन आप लोग प्रीवियस ईयर के पेपर देखिएगा, उसमें ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछे गए। तो उन्हीं क्वेश्चन को हम लोग एक अच्छे ढंग से पेश कर रहे हैं। तो IR कोहिलो केस में ये बोला गया कि न्यायिक पुनर्विलोकन किया जाएगा। जो भी विधेयक 1973 के बाद 9th शेड्यूल में रखे जाएंगे उनका न्यायिक पुनर्विलोकन न्यायपालिका के द्वारा किया जाएगा। तो ये पहला स्टेटमेंट सही है, सेकंड गलत है। तो ऑप्शन फर्स्ट विल बी करेक्ट। ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथा देखते हैं। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संघ में
नए राज्यों का प्रवेश, नए राज्यों का प्रवेश व स्थापना, प्रवेश व स्थापना का अधिकार किसके पास है? किसके पास है? तो जो भी भारतीय संघ में नए राज्य शामिल किए जाएंगे, जो बाहर से भारतीय संघ में नए राज्य शामिल किए जा रहे हैं, तो उन भारतीय राज्यों को भारतीय संघ में, उन बाहरी राज्यों को भारतीय संघ में शामिल करने का अधिकार किसके पास है? तो 4 ऑप्शन देखते हैं। जैसे ये भारत हो गया, इसमें यदि किसी बाहरी राज्य को शामिल करना है, किसी बाहरी भूभाग को शामिल करना है, तो बाहरी भूभाग को भारतीय संघ में शामिल करने का अधिकार किसके पास है? ये हो गया बाहरी राज्य और ये हो गया भारत। यदि भारत में किसी बाहरी भूभाग को शामिल करना है तो इसका अधिकार किसके पास है? तो ऑप्शन देखते हैं। पहला राष्ट्रपति, दूसरा प्रधानमंत्री, तीसरा संसद, चौथा कोई नहीं। तो ये अधिकार किसके पास है? यदि कोई नहीं, यदि किसी बाहरी भूभाग को भारतीय संघ में शामिल करना है तो ये इसका अधिकार जो भारत की संसद है उसके पास ये अधिकार है। किसी राज्य की विधानसभा को ये अधिकार प्राप्त नहीं है कि वो किसी बाहरी भूभाग को भारतीय संघ में शामिल कर सके। तो ये ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट। ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट। तो ये ऑप्शन इसका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो गया। ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट। अब हम लोग क्वेश्चन 5 देखते हैं। क्वेश्चन 5 है, संसद विशेष बहुमत के द्वारा संसद विशेष बहुमत के द्वारा राज्यों के नाम, क्षेत्रफल, सीमा में परिवर्तन कर सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का पहला स्टेटमेंट है कि संसद विशेष बहुमत के द्वारा राज्यों के नाम, क्षेत्रफल, सीमा में परिवर्तन कर सकती है। तो ये पहला स्टेटमेंट हो गया। सेकंड स्टेटमेंट, ऐसा कोई भी विधेयक, ये जो विधेयक है जिसके द्वारा राज्यों के नाम, क्षेत्रफल, सीमा में परिवर्तन किया जा रहा है, इससे संबंधित कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना संसद में पेश नहीं किया जाएगा। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि ऐसा कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना संसद में पेश नहीं किया जाएगा। संसद में पेश नहीं किया जाएगा। तो कौन सा विधेयक? ऐसा कोई भी विधेयक। कौन सा? जो राज्यों के नाम में परिवर्तन करता हो, जो राज्यों के क्षेत्रफल में परिवर्तन करता हो, जो राज्यों की सीमा में परिवर्तन करता हो, ऐसा कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना संसद में पेश नहीं किया जाएगा। तो ये दूसरा हो गया। तीसरा, भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। अविनाशी संघ है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहले बात तो ये, और इसका ऑप्शन देखते हैं। पहला, सेकंड, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सेकंड, थर्ड, सी ऑप्शन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, डी ऑप्शन, कोई नहीं। तो अब हम लोग देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहला क्या है? संसद विशेष बहुमत के द्वारा राज्यों के नाम, क्षेत्रफल, सीमा में परिवर्तन कर सकती है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। विशेष बहुमत की जगह साधारण बहुमत के द्वारा होगा कि संसद साधारण बहुमत के द्वारा
राज्यों के नाम, क्षेत्रफल, सीमा में परिवर्तन कर सकती है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, विशेष बहुमत नहीं होगा इधर, ये होगा साधारण बहुमत। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। ऐसा कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना संसद में पेश नहीं किया जा सकता है। तो ये स्टेटमेंट सही है। ऐसा कोई भी विधेयक होगा जो राज्यों के नाम में परिवर्तन करता हो, जो राज्यों के क्षेत्रफल में परिवर्तन करता हो, तो ऐसा कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है। उसको संसद में पेश करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है। तो ये स्टेटमेंट सही है। भारत विनाशी राज्यों का, तो आपको विनाशी राज्यों का मतलब समझना होगा, अविनाशी संघ है। विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। विनाशी राज्यों का मतलब कि संसद राज्यों का विखंडन कर सकती है, राज्यों को तोड़ सकती है, राज्यों को अलग कर सकती है। जैसे आपको मालूम होगा कि यूपी से उत्तराखंड का निर्माण हुआ, यूपी से अलग करके उत्तराखंड का निर्माण हुआ, वो कौन करता है? वो संसद करती है। तो ये हो गया कि विनाशी राज्यों का मतलब राज्यों का विखंडन किया जा सकता है। अविनाशी संघ है, तो इसका क्या मतलब होगा कि जो संघ हो गया, भारतीय संघ हो गया, इससे कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता है। जैसे जो भारतीय संघ हो गया, जो भारत का संघ है, उससे कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता है। तो अविनाशी का मतलब कोई राज्य अलग नहीं होगा, अलग नहीं हो सकता, संघ से नहीं हो सकता। तो ये हो गया अविनाशी संघ है। और विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, राज्यों का विखंडन हो सकता है। कौन करेगा राज्यों का विखंडन? संसद कर सकती है। राज्यों का विखंडन संसद कर सकती है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है, तो भारतीय संघ का विखंडन नहीं हो सकता, लेकिन भारत में जो राज्य हैं उनको संसद के द्वारा विखंडित किया जा सकता है। तो ये स्टेटमेंट सही हो गया कि भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। तो भारत में जो होता है कि संसद राज्यों का विखंडन कर सकती है, लेकिन जो भारतीय राज्य हैं वो संघ से अलग नहीं हो सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है। सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकंड विल बी करेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट विल बी रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे साधारण विशेष बहुमत की जगह साधारण बहुमत होगा, साधारण बहुमत होगा। तो ये स्टेटमेंट गलत, ये सही है, ये सही है। तो ऑप्शन सेकंड विल बी करेक्ट। तो ये 5 क्वेश्चन हो गए। अब हम लोग छठे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक मिनट गाइस। तो छठा क्वेश्चन देखते हैं। संसद के पास शक्ति है, संसद के पास शक्ति, संसद के पास शक्ति है। कौन सी शक्ति है? ऑप्शन फर्स्ट, नए राज्यों के निर्माण की शक्ति, नए राज्यों के निर्माण की शक्ति। दूसरा, राज्यों के क्षेत्रफल, नाम, सीमा में परिवर्तन की शक्ति, में परिवर्तन। तीसरा, राज्यों की राजधानियों, राज्यों की राजधानियों के नाम में परिवर्तन की शक्ति, परिवर्तन की शक्ति। तो ये 3 ऑप्शन हो गए। चौथा कोई नहीं, कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? आप लोग थोड़ा गेस करिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो संसद के पास शक्ति है, नए राज्यों के निर्माण की शक्ति है। जैसे संसद ने क्या किया था कि उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग करके एक नए राज्य का निर्माण किया था। तो पहला स्टेटमेंट सही है। ये कहां पे इसका उल्लेख है? आर्टिकल 3 में इसका उल्लेख है कि संसद नए राज्यों का निर्माण कर सकती है, संसद राज्यों के क्षेत्रफल, नाम, सीमा में परिवर्तन कर सकती है। लेकिन ये अधिकार संसद के पास नहीं है। संसद जो राज्य हो गए उनकी राजधानियों के नाम में परिवर्तन नहीं कर सकती है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो? ये भी सही है, फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है, थर्ड गलत हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा चौथे में, चौथा इसको छोड़ दीजिए। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं। ए में हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड,
बी हो जाएगा सेकंड थर्ड, सी हो जाएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो ऑप्शन फर्स्ट स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट, सेकंड करेक्ट, थर्ड गलत, तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो इसका आंसर क्या होगा? छठे का आंसर हो गया ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो आप लोग को बस एक चीज याद रखनी है कि संसद के पास जो राज्य हो गए उनकी राजधानियों के नाम में परिवर्तन करने की शक्ति संसद के पास नहीं है। तो इस तरह से ये आपका आर्टिकल 3 कंप्लीट हो गया। आर्टिकल 3 में ये बोला गया है कि संसद राज्यों के नाम, क्षेत्रफल, राज्यों के नाम, क्षेत्रफल, सीमा में परिवर्तन कर सकती है तथा संसद के पास राज्यों के निर्माण की शक्ति प्राप्त है। तो ये आर्टिकल 3 में उल्लेख किया गया है और ये आर्टिकल आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो पीसीएस हो चाहे वो आईएएस हो। तो छठा हो गया, सातवां देखते हैं। सातवां ये है क्वेश्चन नंबर 7, राज्यों के पुनर्गठन के लिए जेवीपी समिति का गठन 1948 में किया गया था। 1948 में किया गया था। दूसरा, पहला स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट, इन्होंने इस समिति ने, जो समिति बनाई गई थी जेवीपी समिति बनाई गई थी वो 1948 में बनाई गई थी। तो पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। और इसमें कौन कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमैया, 3 लोग थे। जे फॉर जवाहरलाल नेहरू, वी फॉर वल्लभ भाई पटेल, पी फॉर पट्टाभी सीतारमैया। तो ये 3 लोग थे इस समिति में। 1948 में इस समिति का गठन किया गया था। तो पहला स्टेटमेंट विल बी करेक्ट हो जाएगा। और इन्होंने, इस समिति ने भाषाई आधार पर राज्यों के निर्माण की मांग को स्वीकार कर लिया था। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट सही है। तो जो जेवीपी समिति थी उन्होंने कहा था कि भाषाई आधार पर राज्यों का निर्माण नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा था कि जो प्रशासनिक आधार पर राज्यों के निर्माण किया जाना चाहिए। भाषाई आधार पर जो उन्होंने राज्यों के निर्माण की मांग को अस्वीकार कर दिया था। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए में क्या होगा? केवल फर्स्ट। बी में क्या होगा? केवल सेकंड। सी में क्या होगा? दोनों। और डी में कोई नहीं। तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। तो जेवीपी समिति आपको याद रखनी है, 1948 में गठन हुआ था। इसमें 3 लोग थे, जवाहर नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया, 3 लोग थे। 1948 में गठन हुआ था और इन्होंने ये बोला था, ये सिफारिश की थी कि भाषाई आधार पर राज्यों के निर्माण नहीं होना चाहिए, जबकि प्रशासनिक आधार पर राज्यों का निर्माण किया जाना चाहिए। तो ये 7वां आंसर हो गया, 7वां क्वेश्चन हो गया। इसका पहला सही है, सेकंड गलत है। तो ऑप्शन फर्स्ट विल बी करेक्ट। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। आठवां क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो ये सभी क्वेश्चन जेवीपी समिति हो गई और फजल अली कमीशन हो गए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आर्टिकल 1, 2, 3 ये तीनों आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8, फजल अली कमीशन ने भाषाई आधार पर राज्यों के निर्माण की मांग को
राज्यों के निर्माण की मांग को स्वीकार कर लिया था, स्वीकार कर लिया था। तो फजल अली कमीशन का गठन कब हुआ था? तो फजल अली कमीशन का गठन 1953 में किया गया था और इस कमीशन ने भाषाई आधार पर राज्यों के निर्माण की मांग को स्वीकार कर लिया था। तो भाई पहला स्टेटमेंट सही है और स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है कि भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य, तो ये आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि फजल अली कमीशन 1953 में इसका गठन किया गया था और इन्होंने भाषाई आधार पे जो राज्यों के निर्माण की मांग को स्वीकार कर लिया था। और दूसरा स्टेटमेंट यह है कि भाषाई आधार पे बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। भाषाई आधार पे बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। तो ये सेकंड स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन क्या हो गया? फर्स्ट केवल ए ऑप्शन हो गया केवल फर्स्ट, बी ऑप्शन हो गया केवल 2, सी ऑप्शन हो गया दोनों और डी हो गया कोई नहीं। तो फजल अली कमीशन ने भाषाई आधार पे ये अंडरलाइन करिए, भाषाई आधार पे राज्यों के निर्माण की मांग को स्वीकार कर लिया था। तो ये स्टेटमेंट सही है। भाषाई आधार पे बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो आपसे ये क्वेश्चन पीसीएस में पूछा जा सकता है कि भाषाई आधार पे बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। तो सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, पहला स्टेटमेंट इज करेक्ट, ये भी सही है, ये भी सही है। तो ऑप्शन थर्ड विल बी करेक्ट, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। तो आपको फजल अली कमीशन क्यों गठन किया गया था? राज्यों के पुनर्गठन के लिए फजल अली कमीशन का गठन किया गया था। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फजल अली कमीशन में कितने लोग थे और इसका गठन क्यों किया गया था। तो फजल अली कमीशन में कितने लोग थे? 3 लोग थे। फजल अली इस कमीशन के अध्यक्ष थे तथा इसमें और कौन था? जो फजल अली कमीशन था, फजल अली इसके अध्यक्ष थे इस कमीशन के, और एक के.एम. पनिकर थे, के.एम. पनिकर, और हृदयनाथ कुंजरू। तो फजल अली कमीशन में 3 लोग थे। फजल अली इस कमीशन के अध्यक्ष थे, इसलिए इसे फजल अली कमीशन कहते हैं। तथा 2 और कौन थे? हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पनिकर। तो इस कमीशन में 3 लोग थे। इसका गठन 1948 में किया गया था। किस लिए किया गया था? राज्यों के पुनर्गठन के लिए इस कमीशन का गठन किया गया था। तो ये पहला कमीशन था जिसने भाषाई आधार पर राज्यों के निर्माण की मांग को स्वीकार किया था। इससे पहले 2 कमीशन बनाए गए थे, धड़ कमीशन, और एक और समिति बनाई गई थी, जेबीपी समिति। इन्होंने भाषाई आधार पर राज्यों के निर्माण की मांग को अस्वीकार कर दिया था। तो अब हम लोग क्वेश्चन 9 देखते हैं। क्वेश्चन 9, ये जेबीपी जितनी समिति हो गई, कमीशन हो गई, ये सभी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन 9 देखते हैं। क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 9 में ये फजल अली आयोग संबंधित है। फजल अली आयोग संबंधित है। तो जैसा अभी हम लोग ने डिस्कस किया है कि फजल अली कमीशन किससे संबंधित था? राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित था। पहला, राज्यों के पुनर्गठन से निर्वाचन सुधारों से, तीसरा पंचायती राज से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोई नहीं। चौथा ऑप्शन क्या हो गया कि कोई नहीं। तो फजल अली कमीशन किससे संबंधित था? राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित कमीशन का गठन 1953 में किया गया था। इसमें 3 सदस्य थे, कुंजरू, हृदयनाथ कुंजरू, पनिकर और फजल अली कमीशन। इन्होंने भाषाई आधार पर राज्यों के निर्माण की मांग को स्वीकार कर लिया था। चौथा, इन्होंने 14 राज्यों प्लस 6 केंद्र शासित प्रदेशों के निर्माण की एक सिफारिश की थी कि 14 राज्यों का गठन किया जाना चाहिए प्लस 6 केंद्र शासित प्रदेशों का 6 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया जाना चाहिए। इन्होंने क्या सलाह दी थी? फजल अली कमीशन ने 14 राज्य प्लस 6 केंद्र शासित प्रदेशों का
गठन किया जाना चाहिए। तो आपसे ये पीसीएस में क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि फजल अली कमीशन ने की सिफारिशों को पूछा जा सकता है कि इन्होंने कितने राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेशों के निर्माण की सिफारिश की थी। तो इन्होंने छः केंद्र शासित प्रदेश प्लस 14 राज्यों के निर्माण की सिफारिश की थी। और ये कब गठन किया गया था? 1953 में। 3 सदस्य थे और इन्होंने भाषाई आधार पे राज्यों के निर्माण की मांग को स्वीकार कर लिया था। तो इस तरह से आपको सारी डायमेंशन का पता होनी चाहिए कि फजल अली कमीशन ने क्या क्या बोला, उनकी क्या क्या सिफारिशें थी, इसका गठन कब किया गया, इसमें कितने लोग थे, तो सारी डायमेंशन आपको पता होनी चाहिए। तो 9वां क्वेश्चन हो गया हम लोग का। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। दसवां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपको, आपके एग्जाम के लिए। किसी बाहरी राज्य को साधारण बहुमत के द्वारा भारतीय संघ में शामिल किया जा सकता है। साधारण बहुमत के द्वारा भारतीय संघ में शामिल किया जा सकता है। दूसरा स्टेटमेंट क्या हो गया? पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट, भारत के किसी भूभाग को ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। भारत के किसी भूभाग को साधारण बहुमत के द्वारा किसी अन्य देश को दिया जा सकता है, सौंपा जा सकता है। तो इसे आप लोग गैस करिए, इसका आंसर क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, आप लोग इसे गैस करिए 2 सेकंड, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो किसी बाहरी राज्य को साधारण बहुमत के द्वारा, इसे आप लोग अंडरलाइन करिए, साधारण बहुमत के द्वारा भारतीय संघ में शामिल किया जा सकता है। तो आर्टिकल 2 में क्या प्रावधान किया गया कि जो भी भारतीय संघ में नए राज्यों का प्रवेश व स्थापना का अधिकार संसद के पास है। तो संसद साधारण बहुमत के द्वारा किसी बाहरी भूभाग को भारतीय संघ में शामिल कर सकती है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। तो कौन करेगा? संसद करेगी। और कैसे करेगी? साधारण बहुमत के द्वारा किसी बाहरी भूभाग को भारतीय संघ में शामिल कर सकती है। और दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि भारत के किसी भूभाग को साधारण बहुमत के द्वारा किसी अन्य देश को सौंपा जा सकता है। जैसे जी भारत हो गया, इसके किसी भूभाग को भारतीय किसी विदेशी राज्य को सौंपना है तो संसद ऐसा कार्य कर सकती है, लेकिन संसद को एक संविधान संशोधन करना पड़ेगा। जो भारतीय भूभाग को किसी अन्य देश को सौंपने के लिए संसद को संविधान संशोधन करना पड़ेगा। संसद साधारण बहुमत के द्वारा किसी जो भारतीय भूभाग को किसी अन्य विदेशी देश को किसी अन्य राज्य या देश को सौंप नहीं सकती है। तो साधारण बहुमत के द्वारा संसद ऐसा नहीं कर सकती है, लेकिन संसद विशेष बहुमत के द्वारा किसी भारतीय भूभाग को किसी अन्य देश को सौंप सकती है। तो उसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। और ये जो ऐसा निर्णय किस केस में सुनाया गया था? तो बेरूबारीवाद में ऐसा बोला गया था कि संसद संविधान संशोधन के द्वारा किसी भारतीय भूभाग को किसी अन्य देश को सौंप सकती है। तो साधारण बहुमत के द्वारा संसद ऐसा नहीं कर सकती। तो ये केस आपको याद रखना है कि बेरूबारीवाद में ये बोला गया था कि संसद संविधान संशोधन के द्वारा किसी भारतीय भूभाग को किसी अन्य देश को सौंप सकती है। तो ये केस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बेरूबारीवाद ये 1960 में हुआ था। 1960 में एक सुप्रीम कोर्ट में एक केस पहुंचा था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय सुनाया था कि संसद यदि किसी भारतीय भूभाग को किसी अन्य देश को सौंपना चाहती है तो संसद को संविधान संशोधन करना पड़ेगा। संसद साधारण बहुमत के द्वारा किसी भारतीय भूभाग को अन्य देश को सौंप नहीं सकती है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। पहला सही हो गया ऑप्शन केवल फर्स्ट, केवल सेकंड, ए बी सी केवल
ये सी हो गया, दोनों हो गए, केवल सेकंड, केवल फर्स्ट, दोनों, और डी हो गया कोई नहीं। तो स्टेटमेंट फर्स्ट विल बी करेक्ट, स्टेटमेंट सेकंड रॉन्ग, तो ऑप्शन फर्स्ट विल बी करेक्ट। तो इस तरह से हम लोग का PQRS का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। हम लोग ने 10 क्वेश्चन डिस्कस किए, बहुत ही अच्छे ढंग से डिस्कस किए। यदि आपको कोई भी किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो गाइस मिलते हैं PQRS के सेकंड पार्ट में। थैंक यू सो मच गाइस।